हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू टीचिंग गोल्स। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे पीवाईक्यू, यानी कि आपका 2021 का पीवाईक्यू से हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, ऐप के ऊपर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आज के वीडियो लेक्चर में आज जो आप पीवाईक्यू करोगे उसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी बेटा आप ये बता देना कि हाँ मैम आपने ये टॉपिक ऐप के ऊपर नहीं करवाया। सिंगल क्वेश्चन की भी बात कर रही हूँ बेटा मैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आएगा जिसका कंटेंट मैंने आपको ऐप के ऊपर प्रोवाइड न करवाया हो। ऐप के ऊपर मैंने आपको टीजीटी का बैच है, लेकिन मैंने आपको पीजीटी लेवल तक का क्या किया है, कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरुआत करेंगे पीवाईक्यू से। और पीवाईक्यू बेटा कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए रामबाण का माध्यम होते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। दूसरा, आप लोगों को ये पता चलता है कि हाँ कहाँ पर हमारी क्या कमी है। आप थ्योरी क्यों कितना ही करते रहो बेटा, जब तक आप एमसीक्यू या पीवाईक्यू नहीं लगाओगे आप अपने अंदर को नहीं झांक सकते। झांकने का मतलब क्या है कि आप लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ हमारी तैयारी किस लेवल पे है। और अगर आप पीवाईक्यू एमसीक्यू लगा लेते हो तो जहां पर जो टॉपिक आपको ये लगता है कि हाँ यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन मिस हुआ था, तो उसी टॉपिक को, ऐसा नहीं है जैसे ही क्लास खत्म होती है, अगर आप कहीं पर भी क्लास देख रहे होते हो, साथ में एक पेन कॉपी जरूर रखा करो। और आप साथ साथ आपके जो क्वेश्चन ठीक होते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको साथ में नोट करो। बाद में क्लास खत्म होने के बाद में जो क्वेश्चन आपने नोट किया है कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत हुआ था, तुरंत उस टॉपिक को क्या करो, रिवाइज करो। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, जब अगली बार आप एमसीक्यू या पीवाईक्यू लगाओगे तो उस टॉपिक से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए आज हम अपना 2021 का पीवाईक्यू सोल्व करते हैं। देखते हैं। पहले सबसे पहले आप सब जानते हो कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो पेपर होता है, उसमें जो 91 क्वेश्चन आता है वहां से आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी की। सबसे पहला जो 91 का क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, क्या बताया गया है बेटा कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, यानी कि शुद्ध शब्द आपको देखना है कौन सा है। देखते हैं। और यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगी कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है, नहीं, हमें मैं चारों ऑप्शनों को आपको क्लियर करती हुई चलूंगी ताकि आगे अगर एग्जाम में ऑप्शन में से आपका क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर ठीक कर सको। देखो, शुद्ध शब्द यहाँ पे आपसे पूछा गया है सौहार्द्र, विभीषिका, शुश्रूषा और क्या बताया गया है, शिष्ट। अब इसमें देखो, यहाँ पर जो सौहार्द्र है ये आपका बिल्कुल सही है। विभीषिका में किसकी मात्रा आएगी, आपके बड़े ई की मात्रा आएगी। विभीषिका कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा बेटा। शुश्रूषा यानी कि आपका मूर्धन्य वाला यहाँ पर क्या आएगा, से आएगा, ऐसे आएगा। शिष्ट, शिष्ट नहीं होता, क्या आएगा, टे आएगा, शिष्ट यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से सात्विक अनुभाव नहीं है। ये आपका कहां से क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र से है। काव्य शास्त्र मतलब टीजीटी में जो थोड़ा सा काव्य शास्त्र दिया गया है जिसमें रस, अलंकार, गुण, छंद और दोष ये सब बताए गए हैं वहां पर। तो ये किससे है, आपका जो आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आते हैं, यानी कि रस से संबंधित आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। सात्विक अनुभाव नहीं है। आप सब जानते हैं कि हमारे जो रस हैं उनके चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विभाव, अनुभाव, आपका स्थायी भाव और संचारी भाव। जो अनुभाव होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं, आपके कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। और अनुभाव का बताया गया है यहाँ पर सात्विक अनुभाव नहीं है, कहीं ना कहीं ये किसका भेद है बेटा, अनुभाव का भेद है। अनुभाव के कितने भेद बताए मैंने, चार, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। सात्विक जो अनुभाव होते हैं फिर वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका अश्रु आता है, कंप आता है, प्रलय आता है, स्वेद, स्तंभ, रोमांच, इस तरह करके आपके ये 8 क्या आते हैं, सात्विक अनुभाव आते हैं। लेकिन औदार्य, औदार्य किसी प्रकार का कोई रस, यानी कि रस से संबंधित कहीं पर भी आपका औदार्य नहीं आता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जठर और जठ शब्द युगम का सही अर्थ क्या है। दो अर्थ आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। जठर, जठराग्नि बोलते हैं ना पेट की आग को। दावाग्नि किसको बोलते हैं, समुद्र की आग को। और ये वन की आग को भी क्या बोलते हैं बेटा, दावाग्नि आपकी समुद्र की आग होती है, जठराग्नि आपकी जो पेट की आग होती है। तो ये क्या बताया गया है यहाँ पर, जठर, जठर का अर्थ क्या होता है, पेट, और जठर का अर्थ होता है पेट, और आपका जो जरठ है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, बूढ़ा। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं।
94 क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने कि अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। यानी कि एक वाक्य दिया गया और पूछा गया है कि इनमें से कौन किसके लिए एक वाक्य उपयुक्त है। तो अनुष्ठान के लिए अनुष्ठान करने वाला कौन होता है बेटा? अनुष्ठदाता। क्या हो कौन होता है? अनुष्ठदाता। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, लहासा की और किस विधा की रचना है। ये आपका एनसीईआरटी से है, 9th क्लास की एनसीईआरटी या फिर हाँ 9th क्लास की एनसीईआरटी है, वहां पर लगा हुआ है लहासा की ओर। लहासा की और किस विधा की रचना है, आपसे विधा पूछा गया। एनसीईआरटी जब मैंने करवाई थी आपको बार बार बोला था बेटा कि आप फोकस करना, जो आपके आगे जो विधाएं दी गई है, खासकर आपको उन विधाओं का तो नाम जरूर पता होना चाहिए। लहासा की और क्या है, किसकी रचना है ये आपकी राहुल सांकृत्यायन की रचना है और ये क्या है आपका यात्रा वृत्तांत है। विधा क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। क्या लहासा की और किसने लिखा? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत की यात्रा लिखा था 1937 में और उसी का ये भाग है लहासा की ओर में। ये 5 यात्राओं का जिक्र करते हैं जिसमें झेलम, सेकम, चाड की ओर, नेपाल की ओर, लहासा की ओर, ये सब क्या है इसके अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, रिपोर्टाज क्या है? फ्रांसीसी शब्द है और हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा माना जाता है? लक्ष्मीप्रसाद शिवदान सिंह चौहान का है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम, क्या संज्ञा दी है या क्या कहा है? किसने? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उत्तर मध्यकाल यहाँ पे कौन सा आ जाता है? आप लोगों का रीतिकाल आ जाता है। आप जानते हैं कि आपका आदिकाल, भक्तिकाल और फिर रीतिकाल। तो भक्तिकाल क्या है आपका? पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल क्या है आपका? उत्तर मध्यकाल। तो रीतिकाल के बारे में आपसे पूछा गया कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है। तो उत्तर मध्यकाल को क्या कहा था विश्वनाथ प्रसाद ने? श्रृंगार काल कहा था। क्या कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा था। एक बात और ध्यान रखना है बेटा, श्रृंगार काल पहले कहीं न कहीं रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में स्पष्ट करते हैं कि अगर कोई इसको श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वही नाम लपक लिया और इसको क्या नाम दे दिया? उत्तर मध्यकाल नाम दे दिया। अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल किसने कहा था? वैसे तो दोहरा नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, लेकिन रीतिकाल नाम कौन देते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कलाकाल नाम कौन देते हैं? रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य, सत्य नहीं के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। असत्य आपसे पूछा गया है कौन सा है? कै कै क्या है? कंठ है, अघोष अलप्राण है, ठे मूर्धन्य, अघोष महाप्राण, पै ओष्ठ है, अघोष अलप्राण और रे लुंठित, घोष और महाप्राण। रे को देखो आप, रे आपका क्या होता है? रे लुंठित या प्रकंपित होता है, बिल्कुल ठीक है। घोष होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन महाप्राण नहीं होता बेटा। ये क्या होता है? अलप्राण होता है। क्यों होता है? आप सब जानते हैं कि अलप्राण क्या होता है? पहला और सॉरी, महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा, और अलप्राण क्या होता है? आपका पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये, रे, ले और वे, ये आपके किस में आते हैं? अलप्राण में आते हैं। और शय से शय है किस में आते हैं? आपके महाप्राण में आते हैं। अब कै को देखो, कै कहां से बोला जाता है? आपके कंठ से बोला जाता है। अघोष यानी कि पहला और तीसरा, अघोष पहला आ गया कै। अलप्राण में क्या बताया था मैंने? पहला, तीसरा और पांचवा। ये भी सही है। ठे क्या है? मूर्धन्य है। कंठ, तालु और मूर्धा, मूर्धा से जो बोले जाते हैं वो टय वर्ग होता है। अघोष है और महाप्राण है, टेट है। दूसरा आ गया तो ये महाप्राण है। और फिर बताया गया है पै, पै क्या है? आपका ओष्ठव्य है, होठों से बोला जाता है। अघोष है और अलप्राण है। तो इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपके सामने पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि किसकी पंक्ति है? कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कि मैंने कभी कागज को छुआ भी नहीं और कलम को क्या नहीं किया, अपने हाथ में नहीं लिया है। ये पंक्ति किसकी है बेटा? ये प्रसिद्ध पंक्ति है और ये कबीरदास की पंक्ति है। कबीरदास का जन्म कब होता है? 1398 में। रविदास का कब होता है? 1388 में। कबीरदास से 10 साल बड़े थे। दादू दयाल का जन्म कब होता है? 1544 में। और नानक देव का जन्म कब होता है? 1469 में। गुरु नानक की एक प्रसिद्ध पंक्ति आपसे पूछी जाती है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। प्रसिद्ध पंक्ति है भाई नानक देव, गुरु नानक की, आप लोगों को याद रखनी है। दादू रविदास ने क्या कहा है? कुछ इस तरह पंक्ति दी गई है इनकी कि ऐसी जाति चमार मेरी विख्यात। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि किस विकल्प में कोई एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द नहीं है सूर्य का पर्यायवाची। इसमें मार्तंड, दिनकर बिल्कुल ठीक है, आदित्य भी, अर्क भी कहते हैं, ये भी ठीक है, भास्कर और अर्णव भी कहते हैं, लेकिन जो सविता है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम सही है? यानी कि सही आपको चुनना है। यहाँ पर ग्रह, अनुग्रह नहीं। ग्रह का क्या होता है? ग्रह का छोड़ना और त्याग। ग्रह का क्या होता है? ग्रहण करना और त्याग का यानी कि त्यागना, ये गलत है। असीम का ससीम,
अज्ञे का अनभिज्ञ ये भी गलत है, क्योंकि अज्ञे का या तो अभिज्ञ आएगा या फिर भिज्ञ आएगा, अनभिज्ञ नहीं आएगा। सचेत का चेतन ये दोनों एक से हो गए, ये भी नहीं आएगा। असीम ससीम ये बिल्कुल ठीक है, और ससीम और असीम इस तरह से कुछ वर्ड यूज किए हैं किसने, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के लिए। वहां पर ससीम शब्द पहले दिया, बेटा इतना ध्यान रखना है। ससीम रामचंद्र शुक्ल ने पहले दिया है, और असीम शब्द का उन्होंने बाद में प्रयोग किया है। किसके बारे में कहा है? छायावाद के बारे में कहा है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन को समझना है, किससे बनी है? ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, ये पूछा गया है। पंडिताई, चढ़ाई, तरुणाई और चतुराई। अब देखो, चढ़ना, चढ़ना क्या है? आपकी क्रिया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जो क्रिया से बनी है। पंडिताई, तरुणाई और चतुराई ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, तो आपका चढ़ना यानी कि चढ़ाई आपकी भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रेम आख्यान काव्य के संबंध में असंगत है। प्रेम आख्यान काव्य यानी कि सूफी काव्य के बारे में आपसे पूछा गया, और उसमें से भी पूछा गया कौन सा गलत है। प्रेम आख्यान काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखे गए थे, बिल्कुल लिखे गए थे भाई। जैसे कि जायसी ने पदभाव लिखा, प्रबंधात्मक तो है ये। प्रेम आख्यान काव्य का प्रधान रस शांत है, शांत नहीं है भाई। प्रेम आख्यान काव्य का श्रृंगार रस क्या है? यहाँ पर प्रधान रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो नायक और नायिका का आपस में क्या किया गया है, या इन्होंने अपने जो ये लोकोत्तर जो कहानियां थी उनको यहाँ पर इन्होंने उठाया है। प्रेम आख्यान काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ, बिल्कुल हुआ है। जो समाज में जो कहानियां चली आ रही थी, उन्हीं रूढ़ियों का क्या किया इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया। प्रेम आख्यान काव्य के पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवीयतर दोनों श्रेणी के हैं, बिल्कुल है भाई, मानवीय भी है और मानव से परे भी हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? सूफी काव्य के बारे में आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता है, न कि शांत रस की। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है। सही पूछा गया है। अंगारों पर लौटना, क्रोध प्रकट करना, नहीं भाई। जान के लाले पढ़ना, जान को जोखिम में डालना, ये भी नहीं होगा। हाथ पांव मारना, अनुनय विनय करना, ये भी नहीं है। दाल न गलना यानी कि वश न चलना, कहते हैं ना कि तेरी दाल नहीं गल रही, यहाँ पर तो क्या होता है कि वश न चलना। हाथ पांव मारना का अर्थ क्या होता है कि मतलब किसी काम के लिए प्रयास करना। अब आप लोग का एचटेट का एग्जाम है, तो आप लोग भी किसी लिए हाथ पांव मार रहे हो एचटेट क्लियर करने के लिए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, यानी कि जो शब्द आपका हिंदी का है वो आपसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं कौन सा है आपका। सौंपन, लक्ष्य और पहर, ये नहीं है भाई, क्योंकि ये किसके हैं? यहाँ पे अक्षय, तरह, ज्ञ और श्रेय, ये सब किसके आते हैं? आपके तत्सम के आते हैं। मुकुट, शीर्ष और पृष्ठ, यहाँ पे स, ये षटकोण वाला स, और आधा जहां पर रे आ जाता है, ये किसमें है? तत्सम में। संध्या, सिंह, सौभाग्य, ये भी आपका क्या है? तत्सम में। कपूर, गवाल और हल्दी, कपूर किसका है? कर्पूर का है। किसका है? कर्पूर का। गवाल किसका है? गोपाल का। किसका है? गोपाल का। और हल्दी किसका है? आपका हरिद्रा का क्या बना है? आपका हल्दी बना है। संपन्न किसकी रचना है? आप लोगों को याद है, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है भाई। संपन्न 1929 में आई थी। मिलन, पथिक, संपन्न, ये तीन क्या है? उनके खंड काव्य है, और मानसी क्या है? उनकी फुटकल कविताओं का संग्रह है। अगले अगर यहाँ पर लहर होता तो किसकी रचना होती? प्रसाद की। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। कौन सी नहीं है? अकर्मक क्रिया। क्रिया मैंने बिल्कुल डीप में करवाया था बेटा। जो आपकी सकर्मक क्रिया होती है उसके दो भेद होते हैं, लेकिन अकर्मक क्रिया का कोई भेद नहीं होता। तो वही यहाँ से पूछा गया कि अकर्मक क्रिया नहीं है। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, सड़क पर दौड़ो, मैदान में दौड़ो, प्रभाव किस पर पड़ रहा है? धावकों के ऊपर, बिल्कुल सही है, अकर्मक क्रिया है। महेश अध्यापक बन गया है, अध्यापक कौन बना है? महेश, तो ये भी सही है। वह तालाब में तैर रहा है, समुद्र में तैरे, नदी में तैरे, किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? वह के ऊपर पड़ रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, यहाँ पे कर्म क्या हो जाता है बेटा? आपका रामायण हो जाता है, इसलिए ये आंसर क्या है? आपका राइट है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्या दिया गया है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि कठोर उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। कि आपसे कोई एक रचना यहाँ पर दी गई है, 4 रचनाएं दी गई है, और इनमें से पूछा गया कि कौन सी रचना है जो कठोर उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर लिखी गई है। देखते हैं। कनुप्रिया किसकी है? धर्मवीर भारती की है। किसने लिखी है? धर्मवीर भारती, जिसने ठंडा लोहा अंधा युग उनकी प्रसिद्ध क्या है? गीति काव्य है, 1954 में लिखा था। और महाभारत के कथानक को उन्होंने इस नाटक में उठाया है। आत्मजयी किसके है? कुंवर नारायण के। 2005 में क्या मिला था इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कुंवर नारायण ही पहले व्यक्ति है, पहले कवि या लेखक है जिनको संपूर्ण साहित्य के ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उत्तर जय किसकी है? नरेंद्र शर्मा की है, जिन्होंने क्या लिखा है? पलासवन, प्रभात फेरी जैसी रचनाएं लिखी है। एक पुरुष और किसकी है? डॉक्टर विनय की है। यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से कठोर उपनिषद पर, तो कौन सी रचना
लिखी है? कुंवर नारायण ने लिखी है बेटा आत्मजयी। कौन सी रचना लिखी है? आत्मजयी। और कुंवर नारायण कौन सी सप्तक में आते हैं? तीसरे सप्तक में ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द सॉरी, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है बेटा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके तत्सम हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया कि जो संस्कृत के हैं, जिनको हमने एज इट इज हिंदी में क्या कर लिया है? अपना लिया है। देखो, पोष, मोलाश्री और नैन ये आपके किसके हैं बेटा? ये आपके तद्भव शब्द हैं। नीम, नारियल, धतूरा ये भी आपके किसके हैं? तद्भव के हैं। आपका गे है, जेठ और छां ये भी आपके तद्भव के हैं। लेकिन क्षेत्र से क्या बनेगा? खेत मुक्ता से बनेगा मोती, और पर्ण का क्या बनेगा? आपका पन्ना, या जो पन्ना होता है, या फिर आपका पान होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका लिटरेचर से है। सुमेलित कीजिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनके सामने भी दिया गया, आपको मैच करना है। चारणकाल, चारणकाल किसने कहा था? चारणकाल, आदिकाल, वीरकाल और वीरगाथा काल। चारणकाल किसने कहा था? ये आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन है बेटा। चारणकाल किसने कहा था? ये कहा था आपका गिरियसन ने। आप सब जानते हैं कि गिरियसन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा था। और इस ग्रंथ को इन्होंने कितने भागों में बांटा था? 11 भागों में बांटा था। सबसे पहले वो चारणकाल नाम देते हैं, फिर क्या रखते हैं? 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी, फिर ब्रज, फिर कृष्ण संप्रदाय, इस तरह करके। और सातवें नंबर पर वो रीति काल को क्या नाम देते हैं? रीति काव्य नाम देते हैं। तो चारणकाल किसने कहा है? गिरियसन ने कहा है। आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मैंने पहले भी बताया था कि दोहरा नामकरण किसने किया था? आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। लेकिन आदिकाल किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वीरकाल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। और वीर गाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वीर गाथा युग किसने कहा था, तो वो कहा था आदिकाल को श्याम सुंदर दास ने। कैसे याद करोगे? ये से युग और ये से श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन देख लेना अब इसका कौन सा सही है। देखते हैं, चारणकाल किसने कहा है? गिरियसन ने कहा है। तो एक का क्या जाएगा? आपका 2 जाएगा। देखो, 1 का 2 आपका एक ही ऑप्शन में है, और यही क्या हो जाता है? आपका राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी कि एक वाक्य ऐसा देखना है जो अशुद्ध है। वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, बिल्कुल सही है भाई। उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट की, इन बात पर थोड़ी ना, इस बात पर आएगी, यही गलत हो जाएगा। सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और वह 20 दिन तक अपने घर में ही कैद रहा, ये भी क्या है? आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। एक रचना ऐसी है जो तुलसीदास ने नहीं लिखी है। आप सब जानते हैं कि तुलसीदास ने कितने ग्रंथ लिखे थे? 12 या 13 ग्रंथ बताया जाता है। अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो वो 12 बताते हैं, और वैसे इनकी एक रचना और मान ली जाती है, हनुमान वाहक। टोटल कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। यहाँ पर तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। कौन सा नहीं है भी? पौरुषे रामायण। पौरुषे रामायण किसने लिखी है? आपके नरहरि बारहट ने लिखी है। कवितावली, वैराग्य संदीपनी और राम आज्ञा प्रसन्न, ये तीनों किसकी हैं? ये आपके हैं तुलसीदास की। कवितावली में भी कितने कांड है? 7 कांड है। कवितावली और जो वैराग्य संदीपनी है, ये किसमें है? आपकी ब्रज भाषा में है। लेकिन राम आज्ञा प्रसन्न मैंने ट्रिक बताई थी जब आपको तुलसीदास करवाया था, वहां पर जो राम से संबंधित आपको रचना मिलेंगी, एक राम से संबंधित जैसे कि रामलला नेछु, रामचरितमानस, आपकी वैराग्य रामायण और राम आज्ञा प्रसन्न, ये और आपकी जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये सब किसमें है? आपकी अवधि भाषा में है। लेकिन कवितावली और वैराग्य संदीपनी किसमें है? आपकी ब्रज भाषा में ये लिखी गई है। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? समुच्चय बोधक यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जो जोड़ता है, कौन सा अवयव नहीं है? सब जानते हैं कि ये क्या है? अवयव है, यानी कि अविकारी शब्दों में ये आता है। ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक, और शब्द आ गया, ठीक है। राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है, ये भी ठीक है। परिश्रम करो ताकि सफल हो सके, ये बात आपके ऊपर भी लागू होती है कि परिश्रम करो ताकि जीवन में सफल हो सको, क्योंकि एचटेट क्लियर करोगे तभी तो वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे। बात करते हैं कि पुरुषार्थ के बिना जीवन है, ये गलत है। ये यहाँ पर कोई आपको ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, तो यही क्या है? आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए बेटा, एक सिंगल क्वेश्चन आप बता देना कि मैम आपने हाँ ये टॉपिक हमें नहीं प्रोवाइड किया। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह किसका कथन है? यानी कि जो आपका नाथ संप्रदाय है, सिद्धों से क्या निकले हैं? नाथ निकले हैं। क्योंकि सिद्धों में भी क्या थे? आपके 4 नाथ थे, जिनमें नागार्जुन थे, गोरखनाथ थे, ये थे आपके चलपटीनाथ थे,
और जालंधर नाथ। ये 4 क्या थे आपके नाथ थे और कहीं न कहीं नाथ सिद्धों से अपनी परंपरा किसने अलग की थी? जालंधर नाथ ने अलग की थी। तो नाथ पंथ के बारे में आपसे पूछा गया, जो ये इतने नाम किसके किसके हैं और ये किसने दिए हैं? ये दिए हैं बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नाम याद रखना है किसने दिए हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिए हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, अर्थ भेद की दृष्टि से समश्रुत बिनार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? यानी कि बोलने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके क्या होते हैं? अर्थ अलग होते हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। देखो, चीर, चीर का अर्थ क्या होता है? जो लंबे समय तक चला आ रहा हो। इसका जाएगा अधिक, इसका जाएगा चीर का होता है कपड़ा। ये गलत है क्योंकि चीर यहाँ पे दिया गया है और चीर यहाँ पे दिया गया। नीरज, नीर, जय, जय यानी कि जो क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। जय का अर्थ क्या होता है? जो उत्पन्न हुआ है। और दय का अर्थ क्या होता है? जो देता है। जय यानी कि कमल और दय यानी कि बादल। मेधा, मेधा का क्या आएगा? बुद्धि यानी कि जो मेधावी छात्र है, मेधावी छात्र ऐसे बोलते हैं ना। और मेध का हो जाएगा यज्ञ। श्रव का क्या हो जाएगा? सब, और श्रव का हो जाएगा शिव। तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि जय का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न यानी कि जो पानी में उत्पन्न हुआ, जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ है, कौन है? कमल। और दय यानी कि जो देता है, पानी कौन देता है? हमें बादल देता है। तो ये क्या है? आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। क्या दिया गया है आपके सामने? दिया गया है कि किस विकल्प में सभी ध्वनियां तालव्य हैं। आप सब जानते हैं कि जो हमारे वर्ण है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठी इन सबसे बोले जाते हैं। तो तालव्य कौन सा है? कंठ, तालु। तालु यानी कि च, छ, जय। जो च वर्ग आता है वो आपका कहां से बोला जाता है? आपका तालु से बोला जाता है। लेकिन यहाँ सभी में तो च, छ, जय है। आपकी बात नहीं बनेगी। क्या देखना है अब आपको? ये, रे, ले, से, श और है, इनको आपको देखना है। यहाँ पर ये सब दिए गए हैं। देखो, कंठ, तालु, तालु में आपका कौन सा आता है? ये तालु में आपका आता है बेटा ये वाला श। कंठ के बाद क्या आता है? तालु, तालु में आता है ये श। आपका मूर्धन्य में आता है ये स और दंतव्य में आता है आपका ये वाला स, सड़क वाला स। तो आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प में सभी ध्वनियां तालव्य हैं। तो तालव्य कौन सी चली जाएंगे? आपकी च, जय और स। ये क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगर मूर्धन्य पूछा जाता तो ये हो जाता और अगर दंतव्य पूछा गया जाता तो आपका ये हो जाता। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि विपल्लव गायन कविता का मूल भाव क्या है। ये भी आपका एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो विपल्लव गायन जो कविता है उसका मूल भाव क्या है बेटा? जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता इस कविता में दिखाई गई है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी स्पर्श अलपप्राण है। देख लो भाई, वर्ण से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी स्पर्श अलपप्राण है। स्पर्श भी है और अलपप्राण भी है। देखो, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है श है। ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्पर्श नहीं है। प, ब और द ये कहीं ना कहीं स्पर्श में तो आते हैं लेकिन अलप प्राण यहाँ पर इनमें से कोई एक आपको अलप प्राण नहीं मिलेगा। क, ग और ट ये बिल्कुल सही है आपका। न, ल और र क्या है? आपका लुंठित प्रकंपित व्यंजन है। र क्या है? आपका लुंठित भी है, प्रकंपित भी है। और ल क्या है? आप सॉरी, र है आपका लुंठित और प्रकंपित और जो ल है आपका वो क्या है? आपका पार्श्विक व्यंजन है। तो 117 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कौन सा दिया गया है कि पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? बिल्कुल डीप में क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ये नहीं है आपका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है बेटा ये। और ये इंदिरा गांधी के ऊपर इन्होंने पत्र लिखे थे कि पिता के पत्र पुत्री के नाम। हाँ, ये नाम है इस पाठ का। और कौन लिखते हैं? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं। तो पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। तो ये कौन कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को कहते हैं, इंदिरा गांधी को, पत्र के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चौथा सप्तक का कवि नहीं है। सप्तक मैंने बिल्कुल डीप में करवाया था और आप लोगों को बताया था कि एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से बनेगा। तो चौथा सप्तक का कवि नहीं है। चौथा सप्तक के कवि में कौन से नहीं आते बेटा? विजयदेव नारायण शाही नहीं आते क्योंकि ये कौन से सप्तक के कवि हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं विजयदेव नारायण शाही। लघु मानव की प्रतिष्ठा इन्होंने स्थापित की थी। लेकिन ध्यान रखना है, लघु मानव का कवि किसको कहा जाता है? चंद्रकांत देवताले को कहा जाता है। और जो ये तीसरा शतक आता है, मैंने बताया था पहला आता है आपका 1943 में, फिर आपका आता है 1951 में, फिर आपका 1959 में और फिर आपका कब आता है? 1979 में ये आते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की
तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र में व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? यानी कि रस निष्पत्ति भरत मुनि ने एक सूत्र दिया था, विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, और ये जो चार आचार्य आए हैं यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं निष्पत्ति शब्द को उठा लिया और उसी को लेकर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत कर दी। तो यहाँ पर दिया गया है भुक्तिवाद। भुक्तिवाद किसने कहा था? मैंने ट्रिक भी बताई थी कि ना भाषा, यानी कि ना से क्या बन जाएगा आपका भटनायक, भा से क्या बन जाएगा भुक्तिवाद या भोगवाद, और सा से क्या बन जाएगा इसका सांख्य दर्शन बन जाएगा। तो यही क्या है आपका सही है। भट्ट लोलट, लोलट की मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि लो उर्मी, लो से लोलट, ऊ से आपका उत्पत्तिवाद, और मैं से क्या है इनका मीमांसा दर्शन। अभिनव गुप्त की मैंने क्या बताई थी? अभिनव गुप्त का है आपका अभिव्यक्तिवाद, और शैव दर्शन से ये जुड़े हैं। शंकु की मैंने बताई थी कि शंकु का अनुमति, शंकु किसका पर्याय है? आपका शिव का पर्याय है। और भगवान शिव के सामने आप क्या करते हो? अनुमति मांगते हो ना कि भगवान मेरा स्टेट क्लियर हो जाए। तो इनका क्या है? अनुमितिवाद है, और न्याय दर्शन दिया था इन्होंने, और चित्रतुंग न्याय की कहीं ना कहीं इन्होंने ही क्या की है? व्याख्या की है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा? अगला क्वेश्चन दिया गया कि चंद्र ले लजात जलजात जग जानत है, यानी कि सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो किसके सामने जो जल जाते, यानी कि कमल के सामने क्या हो जाता है? लजा जाता है। बिल्कुल उल्टा है भाई, क्योंकि यहाँ पर बिना विभावना अलंकार जाएगा भाई, इसका आंसर क्या जाएगा? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार कौन सा होता है? जहां पर कार्य के बिना ही, कारण के बिना ही कार्य हो जाए। जैसे कि सुने बिनु काना चले बिनु पग, इस तरह से कि कानों के बिना सुनता है और बिना पैरों के चलता है, ऐसा संभव है? नहीं संभव है। तो यहाँ पर चांद को किससे कंपेयर कर दिया है? यहाँ पर जल जाती, यानी कि जो कमल है उसके सामने, ऐसा कहीं नहीं आपने देखा। वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। वक्रोक्ति सिद्धांत किसने दिया था? कुंतक ने दिया था। दीपक अलंकार क्या होता है? कि जहां पर उपमेय और उपमान को बिल्कुल साधारण धर्म एक जैसा दिखाया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार आप सब जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन सा है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पूछा गया। अभी राहुल सांकृत्यायन ने बताया है सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है, और सर्वमान्य मत यही है, लेकिन सब अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। पुष्य कवि को पुष्पदंत अलग है भाई, पुष्य कवि अलग है, शिव सिंह सेंगर मानते हैं, कबीर जगजाहिर है, सब जानते हैं। साली बद्रसूरी को किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। कबीर को किसी ने पहला कवि नहीं माना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आपका एनसीईआरटी से है कि लोकगीत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? लोकगीत के बारे में पूछा गया कि लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत क्या होते हैं? जो लोगों में प्रचलित है, जैसे कि आप विवाह के उत्सव पर, आप होली के उत्सव पर, तीज के उत्सव पर ये गीत गाते हो, तो ये क्या है? आपके लोकगीत हैं। और वहीं यहाँ पर पूछा गया है कि लोकगीत जनता का संगीत है। बिल्कुल है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में मिलते हैं। बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि आप लोग देखते हो कि आपके गांव और देहातों में यही गीत गाए जाते हैं। लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि तीज, होली, आपका जो ये रक्षाबंधन है, यहाँ पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं। लेकिन लोकगीत गायन हेतु बेहद साधना की जरूरत होती है, ये नहीं है भाई। इनके लिए साधना थोड़ी ना करनी पड़ती है। ये तो जैसे कि हमने सुना और आगे कोई हमने गाया, आगे कोई और गाने लग जाता है, इस तरह से इनकी परंपरा चलती है। साधना की जरूरत इसमें नहीं होती। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है। मर्म भेदी दृष्टि, यहीं से पकड़ लो भाई इसको। किसने कहा है ये कहा है एक कुत्ता और एक मैना। किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। और इसके केंद्र में कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर है या हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यहाँ पर दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि पूछा क्या गया है आप लोगों से? पूछा गया कि इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा। किस भाषाहीन प्राणी की? जो एक कुत्ता था और एक मैना था। क्योंकि जो प्राणी, जो ये कुत्ता जानवर होते हैं, ये क्या बोल सकते हैं? नहीं। जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता, ये आपके ऊपर भी लागू होती है बेटा ये बातें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कवि के प्रति है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना निबंध एक कुत्ता और एक मैना में किसको केंद्र में रखा था? रविंद्रनाथ टैगोर को केंद्र में रखा था। और वही ऑप्शन क्या है आपका? सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये छायावाद के उसमें आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वरहत्री में आते हैं, महादेव वर्मा लघुहत्री में आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिल लिखी है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। किसकी है भाई ये प्रसिद्ध जो एक पंक्तियां हैं? ये है आपकी भगवती चरण वर्मा की, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपके तीसरे शतक के कवि है। नरेश मेहता दूसरे शतक के हैं भाई। और कुंवर नारायण आपके किसके हैं? तीसरे शतक के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कुंवर नारायण तीसरे शतक के कवि हो। नरेश मेहता मैंने बताया था +1 अपराजिता कुछ करके इन्होंने क्या लिखे थे? काव्य लिखे थे।
बात करें कुंवर नारायण की, मैंने क्या बताई थी, 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो आत्मजयी क्या लिखा था, एक प्रबंध काव्य लिखा था जो कठोपनिषद के ऊपर लिखा गया। ये क्वेश्चन आपके सामने अभी आया है। बात करें अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। आप सब जानते हैं कि गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। यहाँ पर माधुर्य गुण पूछा गया कि कौन सा इसका यहाँ पर उदाहरण है। सिखा दो ना मधु कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। यहाँ पर कुछ ऐसी पंक्ति आपको देखने को नहीं मिलती। ये पंक्ति वैसे किसकी है बेटा, ये पंक्ति पंत की है, और मधु कुमारी क्या है, पंत की कविता है, वहां से ये पंक्ति उठाई गई है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, ये किसकी पंक्ति है, ये आपकी निराला की है, भिक्षु कविता से है, ये भी नहीं है भाई। कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ पर जो कवितावली आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, वहां से ये पंक्ति उठाई गई है। और यहाँ पर आपका कौन सा है, माधुर्य अलंकार, माधुर्य गुण है। क्यों है भाई माधुर्य गुण, क्योंकि जो सीता माता है वो अपने हाथों में जो कंगन पहरी हुई है, उसी में क्या कर दी है कि भगवान राम की जो परछाई है वो देखती है। कंकन की किंकिन नूपुर धुनी सुनी कहत लखन सम राम हृदय गुनी। तो ये यही आएगा इसका माधुर्य गुण। अगला ऑप्शन दिया गया आपके सामने कि बिकसते मुरझाने को फूल उदित होता छिपने को चंद, यहीं से पकड़ लो, ये किसकी है, महादेवी वर्मा की, और निहार से ये ली गई है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्या दिया गया है कि हरिगीति का छंद का लक्षण नहीं है। वैसे हरिगीति का छंद के बादशाह कौन माने जाते हैं, मैथिली चंद्र गुप्त, जिन्होंने क्या लिखा था, भारत भारती 1912 में लिखा था। और इसी के ऊपर जो ये महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या दी थी बेटा, इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। तो हरिगीति का छंद का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है, ये मात्रिक विषम छंद थोड़ी ना है, ये तो क्या है, मात्रिक छंद है। क्या है, ये मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं बिल्कुल 16 और 12 पर यति, अंत में लघु गुरु, लघु और गुरु ऐसे आएगा भाई, यहाँ पर 5 है, लघु और गुरु होते हैं, ये ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि जब प्रस्तुत यानी कि उपमेय एवं अप्रस्तुत उपमान का एक धर्म कथन किया जाए, कौन सा अलंकार होता है। यानी कि उपमेय और उपमान को बिल्कुल एक जैसा मान लिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है बेटा, वहां पर आपका दीपक अलंकार होता है। पहले भी आया था, मैं बता चुकी हूँ। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अविभाव समास के उदाहरण हैं। क्या पूछा गया कि अविभाव समास के क्या है, उदाहरण हैं। बेशक और मृत्यु पर्यंत भल मानस भरसक, देशांतर हर रोज आप बीती प्रत्यागमन। देखो भला है जो मानस, ये नहीं जाएगा, देशांतर एक देश से दूसरे देश में, ये भी नहीं जाएगा, आप बीती खुद पर जो बीती है, अपने पर जो बीती है, ये भी नहीं जाएगा, बेशक और मृत्यु पर्यंत, ये क्या है, आपके अविभाव समास के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्या दिया गया है, आपके सामने दोष दिए गए और पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दोष है। पहले एक बार इनका मैं आपको परिभाषा बता देती हूँ। जो श्रुति कटक दोष, श्रुति कटुत्व दोष होता है, कौन सा होता है, जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता। कलिष्ठ दोष कौन सा होता है, जिसमें कठिन शब्द दिए जाते हैं। च्युत संस्कृति दोष कौन सा होता है, जिसमें आपको वर्तनी संबंधी क्या मिलती है, अशुद्धि देखने को मिलती है। और ग्राम्यत्व दोष कौन से होते हैं, ग्राम्यत्व दोष जिसमें आपको ग्रामीण शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। देखो अब यहाँ पे ग्राम्यत्व दोष देखो, ग्राम्यत्व दोष का उदाहरण देखो आप, लचकती कैसी सुदृढ़ मन हर रही कमर। लचकती, लचकती आप कहते हैं ना कि इसकी कमर तो बिल्कुल लचक रही है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग है, तो ये क्या है आपका घ का हो जाएगा, आपका 3। घ का 3 किसमें है देखते हैं, घ का 3 किसके अंतर्गत है, आपका घ का 3 इसी ऑप्शन में है, तो यही क्या है आपका राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो सिर्फ क्रिया से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा, क्रिया से। और तदित प्रत्यय क्या होते हैं, जो क्रिया के अलावा यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो प्रत्यय बनते हैं वो आपके तदित प्रत्यय होते हैं। और तदित प्रत्यय के कितने भेद आते हैं, 9 भेद आते हैं, जिसमें अप्रत्ययवाचक होता है, आपका उनतावाचक होता है, भाववाचक होता है, ये सब क्या आपके तदित प्रत्यय के भेद हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि कृत प्रत्यय यानी कि जो प्रत्यय क्रिया से नहीं बना है, देखते हैं चल से क्या बना है, चाल, पढ़ से क्या बना है, पढ़ाई, झुक से क्या बना है, झुकाव, तो पाड़ित्य आपका क्या है, भाववाचक प्रत्यय है। आगे बात करते हैं कि किस विकल्प निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। संधि विच्छेद पूछा गया और वो भी पूछा गया सही नहीं है। देखो जगत क्या दिया गया है, जगतनाथ, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ बिल्कुल सही है, निर प्लस उधम ये भी बिल्कुल सही है, सत प्लस मार्ग बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो री की मात्रा दे दी और ऊपर रे की मात्रा दे दी। अगर यहाँ पर अगर इन्होंने री की मात्रा दी है बेटा, तो ये इसके ऊपर जानी चाहिए थी, ये मात्रा यहाँ पर नहीं आके यहाँ पर जानी चाहिए थी। आप सब जानते हैं कि री के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है, तो वो कोई भी भिन्न स्वर यानी कि ए आ ई कुछ भी आ सकता है, तो उसका आधा रे हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आधा रे। लेकिन यहाँ पर आधा रे तो ठीक है, लेकिन नीचे री की मात्रा दे दी और इसका बना दिया फिर मारतंड। ठीक है, लेकिन ये मात्रा तो इसके ऊपर जानी थी, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस शब्द में बै उपसर्ग नहीं है। बै
नाम के आगे बे उपसर्ग है, खैर के आगे बे उपसर्ग है, दस्तूर के आगे बे है, बपोती में कोई भी उपसर्ग बे नहीं है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। ये किस में बताया गया कि आपका जो संविधान है भाग 17 में बताया गया कि 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। तो ये किसमें बताई गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंतरराष्ट्रीय जो रूप है, जो मानक शब्द हैं, जो आप 1 2 3 मैथ में लिखते हो ना, वही अंतरराष्ट्रीय रूप स्वीकार किया जाएगा। तो ये कहा गया था 343 1 में। 351 में क्या कहा गया है बेटा? 351 में कहा गया कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करना होगा। 344 में बात की गई है संविधान का जो संशोधन है, जो ये आपका आयोग बना था राजभाषा संबंधी, उसका गठन है। लेकिन संशोधन की बात किसमें की गई है? आपका 349 में की गई है। ध्यान रखना है बेटा, 344 में तो राजभाषा आयोग गठन की बात की गई है, लेकिन संशोधन की बात राजभाषा आयोग की 349 में की गई है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा छंद यहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ पर आपका कौन सा छंद हो जाता है बेटा? यहाँ पर आपका उलाला छंद हो जाएगा। क्यों होएगा? क्योंकि इसमें यहाँ पर एक में तो आपको कितनी मिलेंगी? 15 पंक्तियां मिलेंगी और एक में कितनी मिलेंगी? आपको 13 पंक्तियां मिलेंगी। यानी कि उलाला में कितने मात्राएं होती हैं? टोटल आपकी 28 मात्राएं होती हैं। आप इनको गिनकर देख लेना, ये टोटल कितनी मात्राएं मिलेंगी? आपको 28 मिलेंगी। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या दिया गया है कि किस विकल्प में सभी शब्दों में पर उपसर्ग नहीं है? यानी कि पर उपसर्ग नहीं है। देखो, पर प्लस उपकारी, परजीवी बिल्कुल ठीक है, परदेश परतंत्र बिल्कुल सही है, परकीय प्रसार बिल्कुल सही है, परा और कर्म परा प्लस भूति ये आपका यहाँ पर सही हो जाता है। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग्य किया है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई के द्वारा ये निबंध लिखा गया था। व्यंग्यात्मक निबंध हिंदी के सबसे बड़े निबंधकार हरिशंकर परसाई माने जाते हैं। तो पूछा गया है कि प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग्य किया। कहां पर व्यंग्य किया उन्होंने? प्रेमचंद के फटे जूते में। क्या बताया था मैंने? ये क्या कहते हैं हरिशंकर परसाई कि अगर एक फोटो खिंचवाना था तो कम से कम जूते तो अच्छे पहन लेते हैं। कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं? व्यंग्य करते हैं। शिवरानी देवी साथ में बैठी हुई है। प्रेमचंद की पत्नी का क्या नाम था? शिवरानी देवी। शिवरानी देवी ने कौन सी वो जीवनी लिखी थी प्रेमचंद के ऊपर? प्रेमचंद घर में। तो ये लिखते हैं, क्या कहते हैं कि दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर क्या है? ये व्यंग्य और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आजकल दिखावे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा दिख रही है आप लोगों में भी, समाज में भी। निम्नलिखित में से किस भाषा उपभाषा का संबंध पेशाची अपभ्रंश से है? ये आपका कहीं ना कहीं बोलियों से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भाषा उपभाषा का संबंध पेशाची अपभ्रंश से है? अब देखो, पेशाची से आपकी कौन सी निकली है? लहंदा। कौन सी निकली है? लहंदा। मराठी, उड़िया इनको जगह दी गई है। आपके संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनमें मराठी और उड़िया को भी क्या दी गई है? जगह दी गई है। पहाड़ी आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो ये सोर्सेनी अपभ्रंश है, इससे 4 निकलती है। आपकी निकलती है पश्चिमी हिंदी, फिर आपकी निकलती है राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है। 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए भी बोली से। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है, इसमें से बताना कि कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है। सब जानते हैं कि राजस्थानी की कितनी बोलियां बताई गई हैं? 4। इसमें से कौन सी नहीं है? मेवाती है, मालवी है, हाड़ौती है और मारवाड़ी। एक कौन सी आएगी बेटा? मारवाड़ी आएगी, जो राजस्थानी की 4 बोलियों में जगह रखती है। ये 4 रखती है बेटा। मगही क्या है आपकी? मगही बिहारी। मागधी से क्या निकली है? बिहारी। और बिहारी से निकली है आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद कौन सा है? सही पूछा गया है। देखो, नी प्लस ऊन, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, यहाँ पर छोटा ऊ दे दिया, गलत है। मत प्लस एक, यहाँ पर एक मात्रा दे दी, यहाँ पर 2 लगा दी, ये भी गलत है। महा प्लस ओ दारिये, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 दे दी, ये भी ठीक है, ये भी गलत है। 1 प्लस 1 ये क्या है आपका? बिल्कुल सही है। क्या जाएगा बेटा यहाँ पर? 1 प्लस 1 यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला देवनागरी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि असत्य कौन सा, यानी कि कथन कौन सा कथन गलत है? देवनागरी लिपि बाएं से दाएं और लिखी जाती है। बिल्कुल भाई, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं, आपकी खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रधान है। ये तो ऐसा नहीं है भाई, ध्वनि प्रधान है। देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से होने लगा था। बिल्कुल होने लगा था, क्योंकि ये किससे निकली थी? ब्राह्मी लिपि से निकली थी। ब्राह्मी से फिर आपकी निकली थी ये उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली में आपकी कौन सी आती है? देवनागरी आती है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी भारतीय शैली से विकसित है। देखो आगे ये ऑप्शन में भी मिल गया, तो ये भी ठीक है। तो ये वाला क्या है आपका? ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है।
कठपुतली कविता एनसीईआरटी से क्वेश्चन है भाई। कठपुतली कविता के रचयिता कौन है, यानी कि कठपुतली कविता किसने लिखी है? कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। और वो कठपुतली कविता कहीं ना कहीं उसके माध्यम से बताया गया कि जैसे एक पुतली, कठपुतली क्या होता है, दूसरों के इशारों पर नाचना। और वहां पर कठपुतली क्या कहती है कि मैंने ये बात बोल तो दी कि मुझको आजाद कर दो, लेकिन जब मुझको मेरे जो ये धागे हैं तोड़ दिए जाएंगे तो मैं फिर किसके सहारे चलूंगी? अब तो लोग मेरे को यहाँ से वहां, यानी कि जिधर चाहे उधर घुमाते रहते हैं, लेकिन जब मेरे ये धागे ये काट देंगे तो मैं अपने आप स्वतंत्र कैसे होंगी? ऋतुराज की क्या है बेटा? एक मरण धर्मा और अन्य है कुंवर नारायण, मैंने बता दिया तीसरे शतक के कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है। इंदा प्रत्यय पूछा गया कि कौन से शब्द में नहीं है? श्रम प्लस इंदा, बाश प्लस इंदा, प्री प्लस इंदा, गोविंदा में कोई भी इंदा प्रत्यय नहीं है। अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। क्या दिया गया है? आपसे दिया गया कि व्यभिचारी भाव के संबंध में असंगत है। ये भी आपका रस से संबंधित क्वेश्चन है। व्यभिचारी भाव यहाँ पर कौन सा हो जाता है बेटा? संचारी भाव। भर्तमुनि ने व्यभिचारी शब्द का प्रयोग किया था संचारी भाव के लिए, न कि व्यभिचारी भाव। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर्शन, निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव क्या है? आपका संचारी भाव। और संचारी भाव के संबंध में पूछा गया कि कौन सा गलत है? ये संचरणशील मनोविकार है। बिल्कुल है भाई, संचारी हो गया तो संचार करेंगे तभी ये संचरणशील मनोविकार होंगे। ये स्थायी भाव के उपकारक होकर उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही है। जो स्थायी भाव एक जगह टिके रहते हैं उन भाव को ये क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। जैसे कि आलंबन आपका उद्दीपन है। स्थायी भाव से इनका संबंध सागर तथा लहर की भांति होता, बिल्कुल होता है भाई। ये रस सिद्धि तक स्थिर रहते हैं, स्थिर थोड़ी ना रहते हैं, तो संचरण करते रहते हैं। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया कि वज्राहत शब्द में कौन सा समास है? वज्र प्लस आहत, यानी कि वज्र के समान जो कठोर आघात करता है, तो कौन सा समास हो जाएगा बेटा? आपका ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर तत्पुरुष समास की बात करूं तो यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास आपका हो जाता है। कर्मधारय समास में है, और जो आएगा अविभाव समास में आपका क्रिया विशेषण अवयव शब्द देखने को मिलेंगे, और बहुवीरी समास कहीं ना कहीं तीसरे की ओर इशारा करेगा। अगले अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि कैदी और कोकिल कविता के रचयिता कौन है? कैदी और कोकिल किसने लिखी थी? माखनलाल चतुर्वेदी ने। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा था कि पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। सुभद्रा कुमारी चौहान किसकी पत्नी है? जैनेन्द्र कुमार की, जिन्होंने परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, वैती, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और 10 साल की क्या लिखे थे? 12 उपन्यास लिखे थे। किसने? जैनेन्द्र कुमार ने। जन्म कब है जैनेन्द्र कुमार का? 1905 में। सुभद्रा कुमारी चौहान, जैनेन्द्र का जन्म है आपका 1905 में है भाई। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 4 में बताया जाता है, 5 में बताया जाता है। और सड़क दुर्घटना में क्या हो जाती है? एक्सीडेंट के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सब जानते हैं कि छायावाद के बरहत्तरी में क्या रखते हैं? स्थान रखते हैं। और क्या कहा जाता है इनको? महेश कहा जाता है छायावाद में। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि वन वितान रवि शशि दियो फल भख सलील प्रवाह, अवनि सेज पंखा पवन अब न कछु परवाह, यानी कि अवनि सेज है, हवा कौन कर रहा? पंखा कर रहा। अब हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। श्रृंगार रस दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। हास्य रस है, यानी कि हंसने की कहीं पर बात है? बिल्कुल नहीं। आपको दया आ रही है इन पंक्तियों को पढ़कर? कहीं पर भी बिल्कुल नहीं। तो कौन सा रस बच जाता है? आपका शांत रस बच जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है भाई। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? ये पूछा गया। महादेवी वर्मा की रचना है भाई मेरे बचपन के दिन। बचपन किसकी है? कृष्णा शोभती की है, लेकिन मेरे बचपन के दिन किसकी है? महादेवी वर्मा की है। एक कहानी है भी मनु भंडारी की, आत्म लेखक की आत्मकथा। इन्होंने खुद अपनी इस आत्मकथा में कहा है कि ये मेरी क्या है? एक लेखक की आत्मकथा है। उसने कहा था चंद्रदेव शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। क्या है? प्रसिद्ध कहानी और फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई कहानी है। कब लिखी गई थी? 1915 में। लाख की चुड़िया किसकी है? कामतानाथ की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? बोली से फिर क्वेश्चन आ गया भाई। पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? मागधी से है, अर्धमागधी से है, शोरसेनी से है और पेशाची से है। अब देखो, पूर्वी हिंदी से क्या निकली थी? आपकी अर्धमागधी। अर्धमागधी से क्या निकली थी? आपकी पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी से निकली थी आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्या निकली थी आपकी? छत्तीसगढ़ी। मागधी से निकली आपकी बिहारी, जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। सोरसेनी से निकली आपकी पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। पैसाची यानी कि लहंदा और ब्राचड़ और जो लहंदा है, ये सब इसमें आती हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस पीवाईक्यू का, निम्नलिखित यानी कि आपको सुमेलित करना है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। तो क का क्या चला जाएगा? आपका आईवी। हिंदी साहित्य का इतिहास कौन लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब होता है? 1884 में।
क्या लिखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने पहले लिखा था, लेकिन बाद में इसको संपादित पूरा ग्रंथ के रूप में ये प्रकाशित कर देते हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा था भाई हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। हजारीप्रसाद द्विवेदी का जन्म कब? 1907 में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावाद की वर्हेत्री में क्या लघुहेत्री में स्थान रखते हैं, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त किसको मानते हैं? वहां पर भगवती चरण वर्मा को मानते हैं, रामकुमार वर्मा को नहीं मानते। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हाँ, आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। कब लिखा था? 1929 में, सॉरी 1938 में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था भाई हिंदी साहित्य का अतीत। क्या लिखा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? हिंदी साहित्य का अतीत। तो मिलान कर लेते हैं, यहाँ पर कै का हो जाएगा आपका आईवी, कै का 2 में दिया गया है आईवी, यहाँ से बात नहीं बनेगी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यानी कि गै का 2, गै का 2 आपका इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी, लेकिन हमको पता है कि ए का क्या है? आईवी है, और गै का क्या है? 2 है, ख का है 3 और घ का है 1, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इस तरह से हमने आज पीवाई को, आज आपका 2021 का पीवाई को बिल्कुल डिटेल में मैंने सोल्व करवा दिया है। और एक सिंगल क्वेश्चन भी आप ये बता देना बेटा कि आपने मैम, हाँ, ये क्वेश्चन आपने ऐप पर नहीं करवाया, आपने ये इस क्वेश्चन से संबंधित हमें कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाया। इसके बाद हम करेंगे 2022 का, 23 का, 24 का, ऐसे हम कंटिन्यू क्या करेंगे, आपके पीवाईक्यू को सोल्व करते हुए चलेंगे, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको एक-एक ऑप्शन बिल्कुल खोल कर बता रही हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोगों को मैं बता रही हूँ। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं वर्बली बोल रही हूँ ना बेटा, उन पर आपको फोकस करना है, और आपको हाँ ये लगता है कि इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो वर्बली भी बोल रही हूँ मैं, आपको ये लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, तो तुरंत जाकर क्या करना है, उसको रिवाइज करना है।